हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी हिंदी की टीचर संगीता जायसवाल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है श्रम साधना, और इसके लेखक है श्री कृष्णदास जाजू जी। ठीक है बच्चों, कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं आज हम? श्रम साधना दूसरी इकाई चैप्टर नंबर 3 है, जिसके लेखक कौन है बच्चों? श्री कृष्णदास जाजू जी। ठीक है, पेज नंबर 58 ओपन कर लीजिए। आज हम इस पाठ को पढ़ने वाले हैं। जो भी कठिन शब्द आएंगे, जो भी मुहावरे आएंगे, जो भी युग्म शब्द आएंगे, जो भी पर्यायवाची आएगी, विलोम शब्द आएंगे, सारी चीज़ें मैं लिखवाती जाऊंगी, इसलिए कॉपी और पेन अपने पास रखिए। चलिए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। चलिए पहले हम इसका परिचय जान लेते हैं। कवि का परिचय क्या है बच्चों? कवि का परिचय है, हमारे कवि जो हैं वो 1882 में अकासर राजस्थान में पैदा हुए थे, और इनकी मृत्यु जो है 1995 में जयपुर राजस्थान में हुई थी। बच्चों इनका परिचय जान लेते हैं। बच्चों ये श्री कृष्णदास जी 1920 में महात्मा गांधी के संपर्क में आए और देश सेवा के कार्य में जुट गए थे। बच्चों आपको लोग सम्मान स्वरूप तपोधन कहते हैं। किसको? कृष्णदास जाजू जी को। ठीक है बच्चों, चलिए इनकी कृतियां देख लेते हैं। बच्चों स्वराज प्राप्ति में सुधाकर मीराबाई, जीवन का तात्विक अधिष्ठान आदि इनके अतिरिक्त अनेक पुस्तकों के संपादन में आपको सराहनीय योगदान रहा है। ठीक है बच्चों, ये था हमारे लेखक का परिचय, उनकी जन्म मृत्यु, उनका परिचय और उनकी कृतियाँ। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम गद्य संबंधी देखेंगे बच्चों कि उन्होंने इस गद्य संबंधी हमें क्या समझाने की, क्या बताने की कोशिश की है इस पाठ के जरिए। ठीक है, इस पाठ का नाम क्यों श्रम साधना ही रखा गया है, दूसरा चीज़ क्यों नहीं रखा गया है? चलिए देखते हैं, गद्य संबंधी पढ़ते हैं। इस पाठ का वैचारिक निबंध है। यह पाठ क्या है बच्चों? एक वैचारिक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने मानवीय जीवन, संपत्ति के स्वामित्व, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं, शरीर एवं बौद्धिक श्रम आदि का विषाद विवेचन किया है। लेखक ने यहाँ श्रम की प्रतिष्ठा स्थापित करते हुए आर्थिक सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यह एक निबंध जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है बच्चों? एक निबंध है, और मनुष्य की जो प्राथमिक आवश्यकताएँ होती हैं, शारीरिक बौद्धिक श्रम आदि विषाद विवेचना किया है उन्होंने। लेखक ने बताया है कि श्रम की भी प्रतिष्ठा होती है, स्थापित होती है, तो ये सारी चीज़ें बताया है लेखक ने। चलिए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चों, गुलामी की प्रथा संसार भर में हजारों वर्ष से चली आ रही है। ये तो बात सही है बच्चों। गुलामी यानी कि दास्ता, प्रथा यानी कि रीति रिवाज जो है हजारों साल से तो ये चली आ रही है हमारे समाज में। उस लंबे अरसे में विद्वान तत्ववेदता और साधु संत के रहते हुए वह चलती रही। तो अरसे यानी कि समय अवधि, तत्ववेदता यानी कि तत्व ज्ञान रखने वाले, साधु संत यानी कि साधु का लिंग परिवर्तन लिख लीजिए बच्चों। साधु का साध्वी होता है। ठीक है, गुलाम लोग खुद भी मानते हैं कि वह प्रथा उनके हित में है। फिर मनुष्य का प्रत्यय क्या होता है बच्चों? मनुष्यता होता है। लिख लीजिए आप लोग, मनुष्य का मनुष्यता होता है। का विवेक जागृत हुआ है। जागृत यानी कि जागा है। ठीक है, सोचने समझने की क्षमता उनके अंदर आई है। आपने जैसे ही हाड़ मांस और दुख की भावना रखने वालों को एक दूसरा बलवान मनुष्य गुलामी में जकड़ रहे हैं। हाड़ मांस यानी कि चिकनी मिट्टी, कठिन शब्द लिखते जाइए। हाड़ मांस यानी कि चिकनी मिट्टी, गुलामी यानी कि दास्ता में जकड़े हुए हैं। क्या यह बात न्यायोचित है? न्यायोचित यानी कि न्याय संगत है। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं क्या यह सारी बातें सही हैं? यह प्रश्न सामने आया है। इसको हल करने के लिए आपस में युद्ध भी हुए हैं। आपस में यानी कि आपसी में युद्ध वगैरह भी हुए हैं। अंत में गुलामी की प्रथा मिटकर रह गई। लास्ट में क्या होता है? जो गुलामी की जो प्रथा है वो मिटकर रह जाती है। और जगत इसी प्रकार राजाओं की संस्था की बात है। संस्था यानी कि सभा समिति को कहा गया है। जगत भर यानी संसार भर में हजारों वर्ष तक व्यक्तियों का, बादशाहों का राज चला। अंत में
क्या किसी एक व्यक्ति को हजारों व्यक्तियों को अपनी हुकूमत में रखने का अधिकार है? अब यहाँ पे कहा गया है कि हजारों वर्षों से जगत भर में क्या चला है, बादशाहों का, राजाओं का राज चला है। तो क्या किसी एक व्यक्ति को हजारों व्यक्तियों की हुकूमत यानी कि शासन, गवर्नमेंट जो होती है, उनका रखने का अधिकार मिला है क्या? यह प्रश्न खड़ा हुआ है। ठीक है, उसे हल करने के लिए अनेक घनघोर युद्ध हुए हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या हुए बच्चों? घनघोर युद्ध हुए, यानी कि बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए और सदियों तक कहीं ना कहीं झगड़ा चलता रहा। कहीं ना कहीं क्या चलता रहा? झगड़ा जो है वो चलता रहा। असंख्य लोगों की यातनाएं सहनी पड़ी। असंख्य लोग यानी कि जिनकी संख्या ना गिनी जा सके, असंख्य लोग। और यातना यानी कि दुख देना, कष्ट झेलना पड़ा, करनी पड़ी। अंत में राजप्रथा मिटकर रही और राजसत्ता प्रजा के हाथ में आई। तो क्या हुआ फिर बच्चों कि राजसभा जो राज प्रथा थी ना, वो समाप्त हो गई धीरे धीरे। फिर राजसत्ता यानी कि राजसत्ता यानी कि राजा का प्रभुत्व जो था वो धीरे धीरे सामने आने लग गया। हजारों वर्ष तक चलती ये मान्यताएं छोड़ देनी पड़ी। जो हजारों साल से ये मान्यताएं चल रही थी गुलामी की, वो धीरे धीरे हमें छोड़नी पड़ी। ऐसे ही कुछ बातें संपत्ति के स्वामित्व के बारे में भी है। कुछ बातें स्वामित्व यानी कि जो मालिक होते हैं, प्रभुत्व होते हैं, ओनरशिप होते हैं जो, उनके बारे में कही गई है। चलिए देखते हैं। संपत्ति के स्वामित्व और उनके अधिकार की बात जानने के लिए यह समझाना जरूरी है कि संपत्ति किसे कहते हैं। ये बात बहुत अच्छी कही है कि हमें संपत्ति के बारे में जब बात कर रहे हैं, उसके अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें ये पहले समझना चाहिए संपत्ति किसे कहते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और वह कैसे बनती है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं संपत्ति किसे कहते हैं, कैसे बनती है? कोई बच्चा मुझे बताएगा कि संपत्ति किसे कहते हैं, कैसे बनती है? खास तौर से हम वही सोचते हैं ना, पैसा, धन दौलत, प्रॉपर्टी, यही पैसा है। ठीक है, यही संपत्ति है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, अब देखिए आगे के लाइन में आपको पता चलेगा कैसे गलत है। ठीक है, आमतौर पर माना जाता है कि रुपया, नोट या सोना चांदी का सिक्का ही संपत्ति है। ठीक है, जैसा मैंने कहा, अक्सर करके लोग यही समझते हैं कि सोना चांदी, नोट, रुपया, जायजा, ज़मीन जो है वही हमारी असली संपत्ति है। लेकिन यह ख्याल गलत है, क्योंकि ये तो संपत्ति के नाप तौल के साधन मात्र हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? नाप मात्र के साधन मात्र, यानी कि जिसे हम नाप तौल सकते हैं वो तो हमारे साधक हैं। ठीक है, संपत्ति तो वो चीज़ हो सकती है जो किसी न किसी रूप में मनुष्य के उपयोग में आती है। ठीक है, जिसमें से कुछ ऐसी है जिसके बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, हमारी संपत्ति वो है बच्चों जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। क्या हम सोना चांदी के बिना, प्रॉपर्टी के बिना, पैसे के बिना जिंदा रह सकते हैं ना? लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बिना हम पल भर जिंदा नहीं रह सकते हैं। ठीक है, कुछ सुख सुविधाएं और आराम के लिए होती हैं। कुछ सुख सुविधाएं हमारे लिए क्या होती हैं? आराम के लिए होते हैं। अन्न, वस्त्र और मकान मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। ठीक है बच्चों, ये जो अन्न होता है, खाना होता है, कपड़ा होता है, मकान होता है, घर होता है, वो हमारी क्या है? प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं, जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। ठीक है, उसके बिना उसकी गुजर बसर नहीं हो सकती। यानी सही बात कहा, जैसे मैंने कहा कि उसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। इसके अलावा दूसरी अनेक चीज़ें हैं जिसके बिना मनुष्य रह सकता है। और बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, सोने का सिक्का ना हो हमारे पास, ना हो, या नोट, रुपया, पैसा, सोना चांदी ना हो, तो भी हम जिंदा रह सकते हैं बच्चों। लेकिन हमारे पास अन्न नहीं होगा, वस्त्र नहीं होगा, मकान नहीं रहेगा, तो हम नहीं रह पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न उठता है, संपत्ति रूपी ये सब चीज़ें बनती कैसे हैं? ठीक है, संपत्ति रूपी ये सब चीज़ें बनती कैसे हैं, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो सृष्टि में जो नाना विविध द्रव और प्राकृतिक साधन है, सृष्टि यानी कि निर्माण करने वाला नेचर, नाना विविध यानी कि अनेक प्रकार के जो द्रव यानी कि तरल प्राकृतिक साधन है, उनको लेकर मनुष्य शरीर श्रम करता है, तब यह काम की चीज़ें बनती हैं। अतः संपत्ति के मुख्य साधन तो है, साधन क्या है? दो है, सृष्टि के द्रव और मनुष्य का शरीर श्रम। सृष्टि का एक साधन सृष्टि का द्रव है और दूसरा क्या है बच्चों? मनुष्य का शरीर श्रम। अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको यहाँ से। यंत्र से कुछ चीज़ें बनती हैं, दिखती हैं, पर वो यंत्र पर शरीर श्रम से बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहा गया यंत्र से कुछ चीज़ें बनती हैं जिसे हम कार्य करते हैं, पर ये यंत्र किससे बनते हैं बच्चों? मनुष्य के शरीर के श्रम से बनते हैं। जब हम मेहनत करेंगे तो ही तो वो चीज़ें बनेंगी। मनुष्य श्रम करता तो ही तो बनाता है सब चीज़ें, यंत्र बनाता है, और उसको चलाने में भी मनुष्य का ही हाथ होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा।
आप लोगों को ये पैराग्राफ का अर्थ? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शरीर श्रम की आवश्यकता होती है। केवल बौद्धिक श्रम से कोई उपयोग की चीज़ नहीं बन सकती है। ठीक है, यहाँ पे सही कहा गया है कि शरीर का श्रम जो होता है, शरीर की जो मेहनत होती है उसकी आवश्यकता होती है। सिर्फ बौद्धिक यानी कि बुद्धि के श्रम से कोई चीज़ नहीं बन सकती है। अर्थात बिना शरीर के श्रम से संपत्ति का निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, सिर्फ हम सोचें कि बुद्धि से ही श्रम करें, शरीर से श्रम ना करें तो कोई चीज़ निर्माण कर सके तो नहीं कर सकते। ठीक है, हमें शरीर का श्रम की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। ठीक है बच्चों, आगे का पैराग्राफ देखते हैं। संपत्ति के स्वामित्व में शरीर श्रम करने वालों का स्थान क्या है? अब यहाँ पर संपत्ति के जो स्वामित्व हैं, स्वामी हैं, शरीर का श्रम करने वालों का स्थान क्या है? जो शरीर से श्रम करते हैं। ठीक है, स्वामित्व यानी कि मालिक जो होते, ओनरशिप जो होते, ठीक है, उनका स्थान क्या है? जो प्रत्यक्ष शरीर श्रम के काम करते हैं, श्रम यानी कि मेहनत करते हैं, उन्हें तो गरीब या कष्ट, गरीबी और कष्ट में ही अपना जीवन बिताना पड़ता है। जो शरीर से श्रम करते हैं ना बच्चों, जैसे कि हमारे लेबर हैं, किसान लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं? शरीर से श्रम करते हैं। ठीक है, मजदूर लोग हैं तो ये क्या करते हैं? शरीर से श्रम करते हैं। ठीक है, बढ़ई है, राज है, लोहार है, ये लोग शरीर से श्रम करते हैं। तो ये हमेशा अपना जीवन कैसे बिताते हैं? गरीबी में बिताते हैं, कष्ट से बिताते हैं। ठीक है, और उन्हीं के द्वारा उत्पादित संपत्ति दूसरे थोड़े से हाथों में इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, और ये बात सही कही गई है कि उनके द्वारा ही उत्पादित होती है धन दौलत और दूसरों के हाथों में इकट्ठा हो जाती है। श्रमजीवियों की बनाई हुई चीज़ें व्यापारियों दूसरों के हाथ में जाकर उनके लेन देन से कुछ लोग माला माल हो जाते हैं। ठीक है, गरीब लोगों के द्वारा, श्रमजीवियों के द्वारा वो चीज़ें बनाई जाती हैं, जब मार्केट में आती हैं तो एक दूसरे को बेचा खरीदा जाता है, तो कुछ लोग क्या हो जाते हैं? माला माल बन जाते हैं उस चीज़ों को बेचकर। ठीक है, लेन देन बच्चों यहाँ पर युग्म शब्द आया है, अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। हाथों का पर्यायवाची होता है कर, हस्त होता है, लिख लीजिए आप लोग। वर्ष भर मेहनत कर किसान अन्न पैदा करता है। ठीक है बच्चों, वर्ष भर मेहनत करके कौन किसान जो है क्या पैदा करता है? अन्न पैदा करता है, लेकिन बहुत दफ़ा तो उसकी खुद की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं। आवश्यकता यानी कि ज़रूरत जो होती है उसकी, गरज जो होती है वो पूरी नहीं कर पाता। कौन बच्चों? किसान नहीं पूरी कर पाता। ठीक है, पर वही अनाज व्यापारियों के पास जाकर उनको धनवान बना देता है। ठीक है, जो किसान अनाज पैदा करता है वो अपनी ज़रूरतों को नहीं पूरा कर पाता, लेकिन जब मंडी में, जब बाजार में वो सामान जाता है, अनाज जाता है, तो व्यापारी लोग क्या है? धनवान बन जाते हैं, संपत्ति बनाते हैं, मजदूर और धन इकट्ठा होता है उनके पास, तो केवल व्यवस्था करते हैं, मजदूरी नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ सही बात कही गई है कि जो गरीब लोग होते हैं बेचारे, वो जीवन भर, साल भर श्रम करते हैं और उन्हें आवश्यकता अपनी पूरी नहीं कर पाते, और जो व्यापारी लोग होते हैं वो उन मालों को बेचकर धनवान बन जाते हैं। ठीक है, मजदूर यानी कि श्रमिक, यानी कि कर्म करने वाला श्रमिक जिसे कहा जाता है। धनवान यानी कि धनवान, धनी व्यक्ति को कहा गया है जिसके पास अधिक धन होता है। ठीक है बच्चों, चलिए समझ में आगे हो गई पैराग्राफ भी आपको। आगे देखते हैं, आगे के पैराग्राफ देखते हैं, हम रीड करती हूँ, उसके बाद मैं उसको समझाती हूँ आपको। जीवन निर्वाह या धन कमाने के लिए अनेक व्यवसाय चल रहे हैं। यहाँ पर बात कही गई है, कह रहे हैं कि लेखक जी की जीवन निर्वाह करने के लिए, धन कमाने के लिए बहुत सारे व्यवसाय चल रहे हैं आज मार्केट में। ठीक है, इनके मोटे तौर पर दो वर्ग किए गए हैं। ठीक है, कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनमें शरीर श्रम आवश्यक होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो बुद्धि के बल पर काम चलाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले प्रकार के व्यवसाय को हम श्रमजीवी के व्यवहार कहे और दूसरों को बुद्धिजीवी के। ठीक है, पहला जो व्यवसाय है बच्चों, श्रम के आधार पर जो किया जाता है उसे श्रमजीवी व्यवहार कहते हैं, और दूसरा जो बुद्धि के बल पर हम काम करते हैं तो उसे बुद्धिजीवी कहते हैं। ठीक है, व्यवसाय कहते हैं। तो काम काज चलाने वाले मंत्री आदि का राज्य के कर्मचारी ऊंचे ऊंचे पद को लेकर नीचे के क्लर्क तक, न्यायाधीश, वकील, डॉक्टर, अध्यापक, व्यापारी आदि ऐसे हैं जो अपना भरण पोषण बौद्धिक काम से करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बताया गया वर्गीकरण किया गया है बच्चों, जो ऊंचे पद पर काम करते हैं,
क्लर्क होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वकील होते हैं, अध्यापक होते हैं, व्यापारी होते हैं। ये सब कैसे काम करते हैं बच्चों? अपनी बुद्धि का प्रयोग करके काम करते हैं और पैसे कमाते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं। शरीर श्रम में अपना निर्वाह करने वाले लोग हैं। किसान हैं, मजदूर हैं, बढ़ई हैं, राज हैं, लुहार हैं आदि। ये सब चीज़, ये सारे लोग किस में आते हैं बच्चों? श्रम शक्ति में आते हैं, यानी कि श्रम जीवी लोग कहलाते हैं। ठीक है। समाज के व्यवहार के लिए इन बुद्धिजीवियों और श्रमजीवियों दोनों प्रकार के लोगों की ज़रूरत होती है। ये बात बहुत अच्छी कही गई है यहाँ पर कि समाज चलाने के लिए हमें दोनों वर्ग के लोगों की ज़रूरत होती है। ये नहीं सिर्फ बुद्धिजीवी लोग ही समाज को चला रहे हैं, श्रमजीवी लोग नहीं चला रहे हैं। तो हमें बुद्धिजीवी और श्रमजीवी दोनों प्रकार के लोगों की ज़रूरत इस समाज में है। ठीक है बच्चों। और सामाजिक दृष्टि से इन दोनों के व्यवसाय के मूल्यों में बहुत फ़र्क है। लेकिन पैसे की बात कहें तो बच्चों, जो श्रमजीवी होते हैं वो कम पैसे कमाते हैं, वो गरीब रह जाते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। और जो बुद्धिजीवी होते हैं वो अच्छे पैसे कमाते हैं, अच्छा भरण पोषण कर पाते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा तरीके से जी पाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे उनके व्यवसाय के मूल्यों में बहुत अंतर, बहुत फ़र्क पाया जाता है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। बुद्धिजीवी का जीवन श्रमजीवियों पर आधारित होता है। जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं ना बच्चों, जो दिमाग से काम करके पैसे कमाते हैं, उनका जीवन किस पर आधारित होता है बच्चों? श्रमजीवियों पर आधारित होता है। ऐसे होते हुए भी दुर्भाग्य यह है कि श्रमजीवियों की मजदूरी एवं आमदनी बहुत कम है। इतना सब होने के बावजूद भी बच्चों क्या होता है, श्रमजीवी जो लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, उनका आमदनी क्या होता है? बहुत ही कम होता है। समाज में उनकी प्रतिष्ठा नहीं और उनको अपना जीवन प्रायः कष्ट में बिताना पड़ता है। समाज में भी बच्चों ऐसे गरीब लोगों को ना प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, मान सम्मान नहीं मिलता है, हमेशा उनका जीवन क्या है? कष्ट में ही बीतता है। ठीक है बच्चों। व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए अर्थशास्त्र में यह नियम बताया है कि खरीद सस्ती से सस्ती हो और बिक्री महंगी से महंगी हो। ठीक है। उद्योगपतियों यानी कि कारखाने और मिल के जो मालिक होते हैं ना बच्चों, तो उनका ऐसा कहना है कि हमें खरीदी क्या है? बहुत सस्ती से सस्ती करनी है और बिक्री हमें जो महंगी बेचना है चीज़ों को, उससे महंगी दाम में हमें बेचना है। उससे हमें क्या होगा? ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुनाफे में कोई मर्यादा नहीं है। ठीक है। जितना पैसा कमा सको कमा लो, कोई इसमें रोक टोक नहीं है। जो कारखाना मजदूरों के शरीर श्रम के बिना चल नहीं सकता है, यानी कि उनके परिश्रम के बिना, मजदूरों के परिश्रम के बिना जो कारखाना नहीं चल सकता है ना बच्चों, उसके मजदूर को 1500 रुपया देकर मासिक से अधिक भले ही ना मिले, पर व्यवस्थापकों और पूंजी लगाने वालों को हजारों लाखों मिलना गलत नहीं माना जाता है। तो यहाँ बात सही कही गई है कि जो मजदूर होते हैं बच्चों, उन्हें महीने का 1500 रुपये मिल जाता है, लेकिन जो व्यवस्था करने वाले लोग होते हैं, जो पैसा लगाए हैं कंपनी पर, उन्हें हजारों लाखों रुपए मिले तो उन्हें गलत नहीं कहा जाता। ठीक है। लेकिन जो श्रमिक हमारे कारखाने में काम करता है, उसकी मेहनत के बिना काम नहीं चल सकता है, कारखाना नहीं चल सकता है। उसे ही हम बहुत कम पैसे देते हैं और उसे पैसे देने में हमें अखरता है, हमें लगता है कि नहीं, मुझे पैसे नहीं देने चाहिए, ऐसा लगता है। और पूंजीवादियों जो लोग होते हैं, पूंजी लगाने वाले लोग होते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं, अरबों रुपए कमाते हैं और अमीर बन जाते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं हम। मनुष्य समाज में रहने में अर्थात समाज की कृपा की व्यवस्था चलाने लायक बनता है। लायक यानी कि काबिल बनता है। व्यवहार यानी कि बर्ताव, काम करने के लायक जो है मनुष्य समाज में रहने और अर्थात समाज की कृपा के बर्ताव करने के लायक वो बनता है। ठीक है। मनुष्य बालक प्राथमिक शाला से लेकर देश विदेश के ऊंचे से ऊंचे महाविद्यालयों में सीखकर जो योग्यता प्राप्त करता है, वो शिक्षालय या जो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, उनका खर्च आम जनता से टैक्स के रूप में वसूल किए हुए पैसे से चलता है या दानी लोगों की कृपा से। ठीक है बच्चों। और शिक्षालय यानी कि शिक्षण संस्था जो होती हैं, सरकार द्वारा चलाया जाता है। जो हम टैक्स वसूल करते, सरकार जो टैक्स वसूल करती है उससे वो सारी चीज़ें चलती हैं। या दानी लोग भी कभी कभी कृपा कर देते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग दान देते हैं, उससे भी ये सारे शिक्षण संस्थाएं हैं, अस्पताल हैं, ये सारी चीज़ें चलती हैं। जो कुछ पढ़ने की फ़ीस दी जाती है वह तो खर्च के हिसाब से नगाड़ होती।
बच्चों को पढ़ाने के लिए जो हम फीस देते हैं ना बच्चों, वो बहुत कम फीस दी जाती है स्कूल में हम देते हैं, तो उससे कुछ नहीं होता है। तो ये सरकार के जो टैक्स हमसे लेती है उन पैसों से, और बहुत सारे दानी लोग हैं हमारे समाज में, वो उन पैसों से ये सारी चीज़ें, शिक्षण संस्थाएँ हैं, बड़े बड़े महाविद्यालय हैं या अस्पताल हैं, ये सारी चीज़ें चलती हैं। ठीक है बच्चों, और उनको समाज का अधिक कृतज्ञ रहना चाहिए। उस पैसे के बल पर वह विद्या पढ़कर योग्यता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इन सारी शिक्षा में से जो कुछ ज्ञान मिलता है वह भी हजारों वर्ष तक अनेक तपस्वियों ने मेहनत करके ही कण कण में संग्रहित कर रखा है। उसी के बल पर मिलता है। व्यापारी और उद्योगपति भी व्यापार की कला विद्यालयों से, अपने साथियों से एवं समाज से प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, जो उद्योगपति लोग होते हैं, व्यापार करने की जो कला होती है वो विद्यालय से सीखते हैं, अपने साथियों से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं। ऐसे तो अपने कोई माँ के पेट से सीख के तो आता नहीं है। तो सारी चीज़ें हम समाज में रह कर सारी चीज़ें हम धीरे धीरे सीखते हैं। जब अपनी योग्यता प्राप्त करने में हमारा खुद का हिस्सा अल्पतम है और समाज की कृपा का अंश अधिक, तो हमें जो योग्यता प्राप्त हुई है उसका उपयोग समाज को अधिक से अधिक देना और उसके बदले में समाज से कम लेना, यही न्याय तथा हमारा कर्तव्य माना जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अच्छी बात कही गई है कि हमारा खुद का जो हिस्सा होता है बहुत ही कम होता है। ठीक है, खुद का हिस्सा यानी कि हमारी खुद की जो मेहनत होती है बहुत कम होती है, समाज का मेहनत बहुत ज़्यादा होता है, अत्यधिक अंश उसमें मिला होता है, योग्यता ज़्यादा प्राप्त होती है। इसका उपयोग हमें समाज को अधिक से अधिक देना, यानी कि हमें समाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास करना चाहिए और हमें समाज से कम लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें देना चाहिए समाज को और कम से कम लेना चाहिए। यही न्याय है, यही कर्तव्य माना जाता है। ठीक है, यही हमारा कर्तव्य है, यही सबसे अच्छा न्याय है। चल रहा है कुछ उल्टा। ठीक है बच्चों, लेकिन समाज में क्या उल्टा चल रहा है कि हम क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज से लेने की कोशिश करते हैं और देना हम बहुत कम चाहते हैं। ठीक है, उल्टा चल रहा है। यही बात आगे लिखी गई, देखो बताती हूँ मैं। व्यक्ति समाज को कम से कम देने की इच्छा रखता है। जो बात मैंने कही ना आपसे कि हम समाज को कम से कम देना चाहते हैं और अधिक से अधिक लेना चाहते हैं और समाज को अधिक से अधिक लेने का प्रयत्न करता है। कुछ भी ना देना पड़े तो उसे रंज नहीं होता, यानी कि समाज को हमें कुछ ना देना पड़े, बस लेते रहें, ऐसा रंज चल रहा, ऐसे विचार लोगों के चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं आगे। यह गंभीर बुनियादी सवाल है कि क्या बुद्धि का प्रयोग विषम व्यवस्था को कायम रखकर पैसे कमाने के लिए करना उचित है। यह तो साफ दिखता है कि आर्थिक विस्मयता का एक मुख्य कारण बुद्धि का ऐसा उपयोग ही है। शोषण भी प्रायः उसी से होता है समाज में जो आर्थिक और सामाजिक विस्मयता चल रही है। ठीक है, हमारे समाज में उनका ही शोषण होता है बच्चों, जो बहुत गरीब होते हैं, जो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से उन्हीं के ऊपर शोषण होते हैं और उसमें शोषण अशांति होती है। उसे मिटाने के लिए जगत की अनेक योजनाएं अब तक सामने आई और उस पर कुछ अमल भी हो रहा है। ठीक है, समाज में कुछ इस तरह से योजनाएं चल रही हैं कि उस पर अमल भी हो रहा है। अहिंसा द्वारा यह जटिल प्रश्न हल करना हो तो गांधी जी ने इस आशय का सूत्र बताया है। ठीक है, अहिंसा के द्वारा जो जटिल प्रश्न थे, गांधी जी ने कुछ सूत्र बताया है, कुछ उपाय बताया है। पेट भरने के लिए हाथ पैर और ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान देने के लिए बुद्धि। ठीक है, उन्हें कहा है कि पेट भरने के लिए हाथ पैर और ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान देने के लिए बुद्धि चाहिए। ऐसी व्यवस्था हो तो हर एक को 4 घंटे शरीर श्रम करने पड़े और 4 घंटे बौद्धिक काम करने का मौका मिले और 4 घंटे शरीर श्रम में इतना मिल जाए कि उसका निर्वाह हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर गांधी जी ने कहा है कि शारीरिक श्रम जो है इतना उसे करना पड़े, 4 घंटे इतनी मेहनत करे जिससे उसे इतने पैसे मिल जाए जिससे उसका निर्वाह हो सके, अपनी रोजी रोटी चला सके, अपना पेट पाल सके, अपने परिवार का पेट पाल सके। ठीक है, तो इस तरह से गांधी जी ने कहा है। चलिए आगे देखते हैं। अभी समाज में यह चल रहा है कि बहुत से लोग अपनी आजीविका यानी कि रोजी रोटी, धंधा जिसे कहते हैं, ठीक है, समाज यानी कि सोसाइटी शरीर श्रम में चलाते हैं। ठीक है, शरीर के श्रम में चलाते हैं और थोड़े बौद्धिक श्रम से। कुछ लोग शारीरिक श्रम करते हैं, कुछ लोग थोड़े से बौद्धिक श्रम भी करते हैं।
जिनके पास संपत्ति है, संपत्ति अधिक है, ठीक है, वो आराम से रहते हैं। जिनके पास पैसे वगैरह है वो आराम से रहते हैं। अनेक लोगों में श्रम करने की आदत भी नहीं है। अनेक लोगों की आदत क्या होती है बच्चों? बहुत सारे लोग ऐसे भी हमारे समाज में हैं जिन्हें श्रम करने की, मेहनत करने की आदत नहीं होती है। इस दशा में उक्त नियम का अमल होना दूर की बात है। नियम उक्त यानी कि ऊपर दिया गया जो नियम है कि 4 घंटे बौद्धिक श्रम करना चाहिए, 4 घंटे हमें शारीरिक श्रम करना चाहिए, तो पैसे इतने मिल जाए कि हम अपनी रोजी रोटी चला सकें, तो ऊपर का जो नियम दिया हुआ है उसको अमल करना ना बहुत दूर की बात है। इसके पीछे, ठीक है, इसे अमल करना बहुत ही दूर की बात है। आगे देखते हैं। इसके पीछे जो तथ्य है वह हमें स्वीकार करना चाहिए, भले ही हमारी दुर्बलता के कारण हम उसे ठीक तरह से ना निभा सके, क्योंकि आजीविका ही साधन सामग्री किसी न किसी के श्रम बिना हो ही नहीं सकती। ठीक है बच्चों। कठिन शब्द देख लीजिए बच्चों। दुर्बलता यानी कि कमजोर कहा गया है यहाँ पर। आगे देखते हैं। इसलिए बिना शरीर श्रम किए उस सामग्री का उपयोग करने का न्यायोचित अधिकार हमें नहीं मिलता है। ठीक है, बिना श्रम किए हमें बिना श्रम किए उपयोग करने का जो न्यायोचित अधिकार होता है वो हमें नहीं मिलता है। अगर पैसे के बल पर हम सामग्री खरीदते हैं तो उस पैसे की जड़ भी अंत में श्रम ही होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ समझाया गया है हमें कि यदि पैसे के बल पर, बहुत सारे लोग पैसे के बल पर सामग्री खरीद लेते हैं, तो उस पैसे के बल पर जो सामग्री खरीदी गई है उसका अंत भी श्रम ही होगा। ठीक है, उसका जड़ भी, अंत भी श्रम ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। धनिक लोग अपनी ज़्यादा संपत्ति का उपयोग समाज के हित में ट्रस्टी के तौर पर करते हैं। ठीक है, जो धनी लोग होते हैं ना बच्चों, अपनी संपत्ति का प्रयोग किसके लिए करते हैं? समाज के हित के लिए, समाज में योगदान करने के लिए करते हैं वो। ठीक है, संपत्ति दान, यज्ञ और भूदान। यज्ञ भी आखिर आशय क्या है? अब यहाँ पे कहा गया है संपत्ति का दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, भूदान यज्ञ करते हैं। आखिर इसका आशय क्या है? इसका मतलब क्या है? ठीक है, आशय यानी कि तात्पर्य क्या है इसका? ठीक है, अपने पास आवश्यकता से जो कुछ अधिक है उस पर हम अपना अधिकार ना समझकर उसका उपयोग दूसरों के लिए करें। ठीक है, यहाँ पर समझाया गया है जो चीज़ें हमारे पास अधिक है, जैसे कि हमारे पास धन अधिक है या भूमि अधिक है, कोई भी चीज़ अधिक है, तो उसका प्रयोग हम खुद तो करते ही हैं, उसके बाद हम दूसरों के लिए, उपयोग के लिए, उसके हित के लिए समझें, उसको दें उसे, तो समाज का भी हित होगा उससे। ठीक है बच्चों, चलिए समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यह भी बहस चलती है कि धनिकों के दान से सामाजिक उपयोग के अनेक बड़े बड़े कार्य होते हैं, जैसे कि अस्पताल, विद्यालय आदि। ठीक है बच्चों, अब यहाँ भी बहस चल रही है कि जब धनिक लोग पैसे दान देते हैं, धन दान देते हैं, तो उससे समाज का हित होता है। बड़े बड़े अस्पताल खोले जाते हैं, स्कूल खोले जाते हैं, तो उससे समाज का हित होता है। अगर व्यक्ति के पास संपत्ति इकट्ठी ना हो तो समाज को ये लाभ कैसे मिलेगा? ठीक है, अब यहाँ पर सही बात कही गई, यदि व्यक्ति के पास पैसे अधिक नहीं होंगे तो वो समाज को लाभ कैसे पहुँचा पाएगा? ठीक है, वास्तव में जब संपत्ति थोड़े से हाथों में बंधी ना रहकर समाज में फैली रहेगी तो सहकार पद्धति से बड़े पैमाने पर ऐसे काम आसानी से चलने लगेंगे और उसका लाभ लेने वाले याचक या दीन की तरह नहीं, सम्मानपूर्ण लाभ उठाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सही बात कही गई है कि वास्तव में यदि पैसा जो है एक जन के हाथ में रहेगा तो इतना परख नहीं पाएगा। यदि वो समाज के हाथों में चला जाता है तो सबके लिए हितकारी होगा। ठीक है, कोई दीन दुखी नहीं रहेगा, सब सम्मान पूर्वक लाभ उठाएंगे उस चीज़ का। ठीक है, तो याचक यानी कि मांगने वाला, दीन यानी कि भिक्षुक। ठीक है, कठिन शब्द लिख लीजिए। सहकार यानी कि सहायता देने वाला, पद्धति यानी कि प्रणाली, ढंग या रिवाज। चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं। अर्थशास्त्री कहते हैं कि उत्पादन की प्रेरणा के लिए व्यक्ति को स्वार्थ के लिए अवसर देने होंगे, वरना देश में उत्पादन और संपत्ति नहीं बढ़ सकेंगे। ठीक है, अर्थशास्त्री जो है वो कह रहे हैं उत्पादन यानी कि पैदा करने वाला, उपजाने वाला, प्रोटेक्शन करने वाला जो है व्यक्ति को स्वार्थ के लिए अवसर देने पड़ेंगे, वरना हमारे देश का संपत्ति जो है वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, वो नहीं बढ़ेगा।
अनुभव बताता है कि पूंजी गरीबी और बेकारी की समस्या हल नहीं कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ ये कहा जा रहा है पूंजी जो कैपिटल होता है बेकारी की समस्या, गरीबी की समस्या, उस समस्या को हल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नैतिक दृष्टि से भी स्वार्थ वृत्ति का पोषण करना योग्य नहीं है। योग्य यानी कि लायक नहीं है। बहुत करके स्वार्थ का अर्थ होता है परार्थ की हानि। हानि यानी कि नुकसान, यानी कि अपना मतलब सिद्ध करना। उसी से स्पर्धा बढ़ती है, कंपटीशन बढ़ता है। स्पर्धा यानी कि कंपटीशन बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप कुछ थोड़े से लोग भी लाभ उठा सकते हैं। बहुसंख्य यानी कि बहुत सारे लोग को तो हानि ही पहुंचाती है। मानवोचित यानी कि मानवोचित ह्यूमन जो होता है, सहयोग की जगह जंगल का कानून या मत्स्य न्याय चलता है। मत्स्य यानी कि मछली की तरह न्याय चलता है। सहयोग यानी कि सहायता। आखिर यह देखना है कि समाज का कल्याण किस वृत्ति यानी कि कार्य व्यापार से होता है। अगर समाज में स्वार्थ वृत्ति के लोग अधिक हैं तो क्या कल्याण की आशा रखी जा सकती है? यहाँ पर सही बात कही गई है। यदि समाज में स्वार्थ लोग ज़्यादा हैं तो समाज में कल्याण होगा क्या? ठीक है, तो समाज की कल्याण रखी जा सकती है। समाज तो परोपकार वृत्ति के बल पर ऊंची उठ सकता है। संपत्ति बढ़ाने के लिए स्वार्थ का आधार दोषपूर्ण है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि यदि हमें संपत्ति बढ़ानी है तो स्वार्थ का आधार जो है वो दोषपूर्ण, हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए संपत्ति बढ़ाने के लिए। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। इस संबंध में कुछ भाई अमेरिका का उदाहरण पेश करते हैं। कहते हैं कि जिनके पास संपत्ति इकट्ठी हुई है उन पर कर लगाकर कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। कल्याणकारी यानी कि शुभ या कल्याण। ठीक है, कल्याणकारी या शुभ या कल्याण राज्य की स्थापना की। यहाँ बच्चों पास दिया हुआ है, पास का विलोम शब्द होता है दूर। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। उसी आधार पर भारत को कल्याणकारी वेलफेयर राज्य बनाने की बात चली है। ठीक है बच्चों, भारत को वेलफेयर राज्य बनाने की बात चली है। इसी बात से कल्याणकारी राज्य का अर्थ यह समझाया जाता है कि सब तरह के दुर्बलों को राज्य सत्ता द्वारा मदद मिले। ठीक है, तो कल्याणकारी राज्य का अर्थ होता है, समझाया जाता है इस तरह से कि जितने भी दुर्बल लोग हैं उनको राज्य सत्ता के द्वारा उन्हें क्या मिले? मदद मिले, सहायता मिले। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। अर्थात बड़े पैमाने पर कर वसूल करके उसे गरीबों को सहायता दिया जाए, यानी कि बड़े बड़े कर वसूल किए जाए और उससे क्या है? गरीबों को सहायता दी जाए। ठीक है, गरीब का विलोम शब्द लिख लीजिए बच्चों, अमीर होता है। भारत जैसे देश में क्या इस बात का बन पाना संभव है? देश का विलोम शब्द होता है विदेश, लिख लीजिए आप लोग। अब यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि भारत जैसे देश में यह बात जो है कि कर वसूल करना संभव हो पाएगा क्या? प्राथमिक आवश्यकताओं के बारे में मनुष्य अपने पैरों पर खड़े रहे लायक बिना स्वतंत्र नहीं रह सकता है। ठीक है, प्राथमिक आवश्यकताएं यानी कि शुरू का जो प्राइमरी जो होता आवश्यकताएं होती हैं, तो मनुष्य को अपने पैरों पर खड़े रहने लायक हुए बिना स्वतंत्र नहीं रह सकता है। यानी कि प्राइमरी जो आवश्यकताएं होती है उसके बिना आदमी खड़ा नहीं रह सकता है। ठीक है, किसी न किसी प्रकार से उसे पराधीन रहना होगा। पराधीन यानी कि दूसरों के वश में, दूसरों पर आश्रित, डिपेंड जिसे हम कहते हैं, उसे रहना पड़ेगा। ठीक है, हमारी समाजी विचारधारा में एक बड़ा भारी दोष है। दोष का विलोम शब्द लिख लीजिए, गुण होता है। दोष का विलोम शब्द गुण होता है, लिख लीजिए आप लोग। हम शरीर श्रम करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, सामाजिक विचारधारा ऐसी है कि कोई भी शारीरिक श्रम नहीं करना चाहता। ठीक है बच्चों, उन्हें समाज में हीन दर्जे का मानते हैं। ठीक है, जो शारीरिक श्रम करते हैं बच्चों, जैसे मजदूर हैं, किसान हैं, लेबर हैं, उन्हें हम क्या है समाज में हीन दर्जे से मानते हैं, यानी कि उन्हें अच्छा नहीं मानते हैं। ठीक है, अमीर या गरीब कोई भी श्रम करना नहीं चाहता। अब यहाँ पे सही बात कहा गया है कि अमीर हो चाहे वह गरीब हो, कोई भी श्रम मेहनत नहीं करना चाहता। धनिक अपने पैसे के बल से नौकरों द्वारा अपना काम चला लेते हैं। जो अमीर लोग होते हैं ना बच्चों, उनके पास पैसे होते हैं तो अपने पैसे के बल पर वो नौकरों से क्या करा लेते हैं? अपना काम करवा लेते हैं। ठीक है, नौकर रख लेते हैं, काम करवा लेते हैं।
गरीब भूखी लाचारी से श्रम करता है, और लेकिन गरीब जो होता है बच्चों, भूख लगती है उसे, तो उसकी लाचारी, उसके लालच में वो क्या करता है, श्रम करता है। ठीक है, गरीब का विलोम शब्द लिख लीजिए अमीर होता है। हमें यह वृत्त बदलनी चाहिए, वृत्त यानी कि सोच जो है वो बदलनी चाहिए समाज की। ठीक है, शरीर श्रम की केवल प्रतिष्ठा स्थापित का संतोष नहीं मानता है, उसके लिए हमारे दिल में प्रीति होनी चाहिए। ठीक है, अब शरीर श्रम जो है वो प्रतिष्ठा नहीं स्थापित कर सकता, हमारे मन में खुद से, हमारे दिल में उसके प्रति स्नेह होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, गरीब लोगों को, मजदूर लोगों से हम अच्छी नज़र से नहीं देखते, उन्हें सम्मान नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात कही गई कि हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए, प्रीति करना चाहिए। ठीक है, आज श्रमिक भी कर्तव्यपरायण नहीं रहा है, श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ाना उसी के हाथ में है। जिस श्रम में समाज को जिंदा रखने की क्षमता है, उस श्रम का सही मूल्य अगर श्रमिक जान लेगा तो देश में आर्थिक क्रांति होने में देर नहीं लगेगी। ये बात बहुत सही कहा है लेखक ने कि यदि श्रमिक वर्ग यानी कि किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, लेबर वर्ग यदि अपने श्रमिक आय को, मूल्य को वो जान लेते हैं कि वो उनके कितना पैसा उनको मिलना चाहिए, तो उसी दिन उसी पर हमारे देश में क्या हो जाएगा, आर्थिक क्रांति होने में देर नहीं लगेगी, यानी कि युद्ध होने लग जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? चलिए आगे देखते हैं। गरीब ने श्रम और श्रमिक की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए ही रचनात्मक कार्यों का लोक चेतना का माध्यम बनाया है। रचनात्मक यानी कि रचना से संबद्ध। ठीक है, तो गांधी जी ने श्रम और श्रमिक दोनों की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए क्या किया, उन्होंने रचनात्मक कार्यों को लोक चेतना का माध्यम बनाया है। किसका माध्यम बनाया बच्चों? लोक चेतना का माध्यम बनाया। ठीक है, किसने बनाया है? गांधी जी ने। ठीक है, किस पर? श्रम और श्रमिक पर बनाया। ठीक है, उनकी मान्यता के अनुसार हर एक को नित्य उत्पादक श्रम करना ही चाहिए। वो मानते हैं, कौन मानता है? गांधी जी मानते हैं कि हर एक को नित्य यानी कि रोज उत्पादक श्रम करना चाहिए। ठीक है, यह उन्होंने श्रम और श्रमिक की प्रतिष्ठा कायम करने के लिए किया है। ठीक है, ये नियम क्यों बनाया उन्होंने कि श्रम और जो श्रम करते हैं, मजदूरी करते हैं और मजदूर वर्ग दोनों की प्रतिष्ठा को कायम करने के लिए बनाया। ठीक है, कि हमें उत्पादक श्रम करना ही चाहिए, डेली करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आज कुछ समय से जगत के सामने दया की जगत समता का विचार आया है। ठीक है, समता यानी कि संतुलन, समता यानी कि संतुलन, विचार यानी कि बराबरी जो है वो आया है। ठीक है, यह विषमता कैसे दूर हो? विषमता का विलोम शब्द होता है समता। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। कहीं कहीं लोगों ने हिंसा का मार्ग ग्रहण किया, उसमें अनेक बुराइयां निकली थी, जब तक दूर नहीं हो सकी हैं। ठीक है, हिंसा का विलोम शब्द है अहिंसा। लिख लीजिए आप लोग, हिंसा का विलोम शब्द है अहिंसा। विषमता दूर करने में कानून भी कुछ मदद देता है। दूरी का विलोम शब्द होता है पास होता है बच्चों, लिख लीजिए। परंतु कानून से मानवोचित गुणों का संभावना का विकास नहीं हो सकता है। गुणों का विलोम शब्द होता है बच्चों दोष, लिख लीजिए आप लोग। महात्मा गांधी जी ने हमें तो अहिंसा की विचारधारा दी है, उनके प्रभाव का कुछ अनुभव भी हम कर चुके हैं। भारत की परंपरा का ख्याल करते हुए यह संभव दिखता है कि विषमता का प्रश्न बहुत कुछ हद तक अहिंसा के इस मार्ग को हल हो सकना संभव है। इसमें धनिकों में पूरा सहयोग मिलना चाहिए। जैसे राजनीतिक स्वराज्य का प्रश्न काफ़ी हद तक अहिंसा के मार्ग से सुलझाया, वैसे ही आर्थिक और सामाजिक समता का प्रश्न भी भारत में अहिंसा के मार्ग में सुलझेगा, ऐसी हम श्रद्धा रखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से। मुझे लगता है श्रम की साधना, श्रम ही साधना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए पेज नंबर 63 ओपन कर लीजिए आप लोग। जो पेज के लेसन के पीछे जो एक्सरसाइज है बच्चों, उसे भी मैं क्लियर करा दूँगी, जिससे आपके सारे डाउट्स जो हैं एग्ज़ाम में बैठने से पहले सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए और अच्छे नंबरों से आप पास हो जाएं। ठीक है बच्चों, यही मेरी कामना है आप सभी से। चलिए देखते हैं, पेज नंबर 63 ओपन करिए। सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए है। पहला है उत्तर लिखिए।
व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए अर्थशास्त्र द्वारा बनाए गए नए नियम क्या थे? नंबर 2 है संपत्ति के दो मुख्य साधन क्या थे? नंबर 3 है समाप्त हुई 2 प्रथाएं क्या थी? नंबर 4 है कल्याणकारी राज्य की का अर्थ क्या है? ठीक है बच्चों, 4 है हमें क्वेश्चन, चारों के आंसर हमें लिखने हैं। चलिए मैं बता देती हूँ आपको चारों के आंसर। पहला है व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए अर्थशास्त्र द्वारा बनाए गए नए नियम जो थे, खरीद सस्ती से सस्ती और बिक्री महंगी से महंगी होनी चाहिए। मैंने अंडरलाइन भी कराया था पढ़ाने के टाइम आप लोगों को। चलिए लिख लीजिए आप लोग। और दूसरा आंसर है संपत्ति के 2 मुख्य साधन थे, सृष्टि के द्रव्य और मनुष्य का शरीर श्रम। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर 3 है समाप्त हुई 2 प्रथाएं। कौन कौन सी थी बच्चों? गुलामी प्रथा और राज प्रथा, ये 2 प्रथाएं समाप्त हो गई थी। और नंबर 4 है कल्याणकारी राज्य का अर्थ क्या था? दुर्बलों को राज सत्ता द्वारा मदद मिलनी चाहिए। ठीक है, दुर्बलों को राज सत्ता द्वारा क्या मिलनी चाहिए बच्चों? मदद मिलनी चाहिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में चार क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले प्रश्न में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, चारों के आंसर मैंने बता दिए हैं, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर जाते हैं हम लोग और उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसका भी आंसर मैं बता देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि कृतियाँ पूर्ण कीजिए। गांधी जी द्वारा शोषण तथा अशांति मिटाने के लिए बताए गए सूत्र क्या थे? नंबर 1 है कि पेट भरने के लिए हाथ पैर चलाना है। और 4 मैं बता रही हूँ, यहाँ पे 2 ही दिए गए हैं, 2 एक्स्ट्रा याद कर लीजिए आप लोग, जिससे एग्ज़ाम में अच्छा रहेगा। ठीक है, भूल भी जाए तो आपको याद रहेंगे उसमें से 4 में से 2 आराम से। 4 घंटे शरीर श्रम करना चाहिए। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने और ज्ञान देने के लिए बुद्धि का प्रयोग होना चाहिए। 4 घंटे बौद्धिक कार्य करने चाहिए। ठीक है, ये हमारे 4 कृतियाँ पूर्ण कीजिए के 4 आंसर्स हैं। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बुक में 2 ही दिए गए हैं, लेकिन मैंने 4 बता दिए हैं आपको, जिससे एग्ज़ाम में आपको कुछ पॉइंट्स याद रहे। ठीक है, एक्स्ट्रा मैंने बता दिए। चलिए आगे देखते हैं। और 3 है बच्चों तुलना कीजिए। बुद्धिजीवी और श्रमजीवी में तुलना करनी है हमें। 2-2 पॉइंट्स दोनों के लिखने हैं। ठीक है, किस पे? बुद्धिजीवी पे और श्रमजीवी पे हमें 2-2 पॉइंट्स हमें लिखने हैं। चलिए मैं बता देती हूँ। ये भी बुद्धिजीवी का लिख लीजिए बच्चों। पहले बौद्धिक कार्य करना है और दूसरा है उसका अधिक आमदनी, प्रतिष्ठा एवं सुख में जीवन प्राप्त करना है। और श्रमजीवियों का कैसा जीवन होता है? शारीरिक श्रम करना है, आमदनी कम है, प्रतिष्ठा नहीं है, कष्ट में जीवन है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से रिपीट करती हैं। बुद्धिजीवी लोग जो होते हैं वो बौद्धिक कार्य करते हैं, अधिक आमदनी होती है, प्रतिष्ठा एवं दुख में सुख में जीवन होता है। ठीक है, श्रमजीवी का कैसा होता है? शारीरिक श्रम करना पड़ता है, आमदनी कम होती है उनके पास, प्रतिष्ठा कोई नहीं देता है, मान सम्मान कोई नहीं देता है, कष्ट में जीवन, हमेशा दुखी रहते हैं, कष्ट से जीवन यापन होता है। किसका? श्रमजीवियों का। ठीक है, गरीब लोगों का। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं बच्चों। दान से ये कार्य बनते हैं। ठीक है, 2 इसमें हमें आंसर लिखने हैं। दूसरा है हमारा व्यापार की कला इसमें प्राप्त होती है, इसके भी 2 हमें आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 2 टॉपिक दिए गए हैं, उसके आंसर हमें 2 करके लिखने हैं। चलिए बता देती हूँ मैं आपको। दान से वे कार्य बनते हैं, इसका है कि अस्पताल और विद्यालय। दान से क्या बनता है बच्चों? अस्पताल बनता है और विद्यालय बनते हैं। ठीक है, दान से हम क्या बनाते हैं? अस्पताल और विद्यालय बनाते हैं। प्राथमिक अस्पताल बनाए जाते हैं, विद्यालय बनाए जाते हैं, विश्वविद्यालय बनाए जाते हैं। और दूसरा है व्यापार की कला, इसमें प्राप्त होती है विद्यालय और अपने साथियों एवं समाज से। व्यापार की कला हमें किससे प्राप्त होती है बच्चों? विद्यालय से, अपने साथियों से, अपने समाज से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पाठ में उपयुक्त एक प्रत्यय युक्त शब्दों को ढूंढ कर लिखिए तथा इसमें कहीं 4 का स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। पाठ में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें विलोम शब्द भी पाठ में उपयुक्त हैं, ऐसे शब्द ढूंढकर निकालिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमारे सामने आए हैं बच्चों, 5 और 6। चलिए मैं इसको भी करा देती हूँ आपको। तो पहला जो है प्रत्यय लगाना हमें, तो प्राथमिक इक आया है इसमें भी, देखिए मेरा भाई प्राथमिक शाला जाता है, इक शब्द आया है इसमें। दूसरा है आर्थिक, इक आया है बच्चों, इसमें प्रत्यय लगेगा, बड़े भाई साहब आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। नंबर 3 है बौद्धिक, इक आया है बच्चों इसमें भी।
और बौद्धिक इसमें भी आया है, इक आया है, वैज्ञानिक का बौद्धिक स्तर कुछ और ही होता है, ठीक है। सामाजिक इक आया है बच्चों, मनुष्य को अपने सामाजिक कर्तव्यों का भान होना चाहिए। ये 4 प्रत्यय वाले क्वेश्चन आए हैं, इक जिसमें हमें जोड़ना है, तो ये हमें मिल गए हैं बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं और उसके भी आंसर्स को, इसके विलोम शब्द को हम ढूंढते हैं। चैप्टर में कौन से विलोम शब्द आए थे, चलिए देखते हैं। मैंने बीच बीच में एक्सप्लेन भी किया था आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची, कठिन शब्द, सारी चीज़ें, मुहावरे और युग्म शब्द, तो आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको पता ही होगा। चलिए मैं नहीं पता है जिसको, वो भी मैं बता देती हूँ कौन कौन से पार्ट में विलोम शब्द आए हैं। तो विलोम शब्द बच्चों आए हैं इसमें, हाड़, हाड़ का मांस होता है, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है, देश का विदेश होता है, हाथ का पैर होता है, अमीर का गरीब होता है, स्वार्थ का परार्थ होता है, ठीक है। ये 5-6 जो आए हुए हैं, 6 हैं विलोम शब्द, मैंने बीच बीच में बताए भी थे आपको, लिखवाए भी थे आपको, तो ठीक है। चलिए ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हितकर रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। इसे देखकर आपके ज़रूर एग्ज़ाम में आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके चैप्टर्स क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए बच्चों। फिर से मैं बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच।